गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो इतिहास का टॉपिक रहेगा, आधुनिक भारत के इतिहास में 1761 में जो लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध, उसके बारे में बात करेंगे अपन। अपने यहाँ इतिहास में बहुत सारे युद्ध प्रसिद्ध हुए हैं। वैसे तो ऐतिहासिक युद्ध है, सारे युद्ध प्रसिद्ध हैं। कुछ एक युद्ध ऐसे जिन्होंने सत्ताओं का रुख मोड़ा, जिन्होंने भारतीयता को अचंभित किया, उसी संदर्भ में आज का जो वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पानीपत के तृतीय युद्ध को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पानीपत के तीनों युद्ध, अब तक पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा युद्ध हुआ था 1556, तीसरा युद्ध जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं 1761। इन तीनों युद्धों की जो खासियत है, इन्होंने सत्ताओं को, राजवंशों को, भारतीयता को मोड़ा। थोड़ा सा ध्यान दें। सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा था 1526 में एक मंगोलाइड जाति, मुगल, जिनकी पैदाइशी मंगोलिया से बताई जाती है, उनका शासक जिसका नाम था बाबर, पूरा नाम है जहीरुद्दीन बाबर, 1526 तक इस भारत पर आकर, जो नज़र तो उसकी भारत पर पहले से ही थी, लेकिन अपन कह सकते हैं 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर सफल हो जाता है और उसने केंद्रीय ताकत, जो केंद्र में बैठे थे लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो 1526 में शासक था, 1517 में इब्राहिम लोधी शासक बनता है, 1526 तक शासक रहता है। इब्राहिम लोधी को पराजित किया और भारत में एक व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। भारत में एक व्यवस्था चल रही थी जिसका नाम था सल्तनत काल। जैसा कि मैंने आपको सेकेंड ईयर वालों को बताया था, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, 1526 तक दिल्ली सल्तनत रही। अपन कह सकते हैं 1206 से लेकर 1526 सल्तनत काल था। सल्तनत काल का खात्मा बाबर ने ही किया। 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और पराजित करके उसने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो अपन कह सकते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध मुगलों के लिए भारत का रास्ता क्लियर कर देता है और भारत की राजगद्दी पर, भारत के सिंहासन पर मुगल साम्राज्य आरूढ़ हो जाता है, मुगल साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नंबर 2, 1556 इसी रण क्षेत्र में, पानीपत वाले रण क्षेत्र में दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध का रिजल्ट भी एक अचंभित रिजल्ट रहता है। हालांकि यह युद्ध एक संघर्षों का युद्ध था। इस समय भारत का शासक, मुगलों का तीसरा शासक, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। भारत का तीसरा शासक अकबर, जो मुगलों का था, अकबर के समय ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत के ग्राउंड के ऊपर 1556 में। और अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वो बैराम खां के हाथों में था, क्योंकि अकबर 13-14 साल का था, तो उसका सारा लेन देन, उसकी राजनीतिक जो संरक्षक था वो बैराम खां था। और अकबर बैराम खां के माध्यम से पानीपत के द्वितीय युद्ध में इसका जो सामना हुआ था वो हुआ था हेमू से, अर्थात हेमू व अकबर के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जो 1556 में लड़ा गया था। हेमू वो हिंदू है, एक व्यापारी था। हेमू व्यापार करता था, धीरे धीरे उसने सत्ता बना ली और उसके दिल में एक जहन में एक बात थी कि मैं भारत के अंदर कोई भारत से ही प्रायोजित राजवंश काम करे तब मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तो मुगल है, ये तो बाहर के हैं, इनको मैं कैसे भी धराशायी करूं। तो ये अभिलाषा लेकर, ये इच्छा लेकर, ये स्वाभिमान लेकर हेमू ने अपनी एक सेना तैयार की और 1556 में वो अकबर से मुकाबला करने के लिए आ जाता है। देखिए, युद्ध के रिजल्ट 2 ही आते हैं, या तो हार या जीत। हेमू पराजित जरूर हो गया, लेकिन हेमू ने एक छाप छोड़ी, किस बंदे में दम तो था। वो तो ये तो जरूर चाहता था कि भारतीयता पनपे, भगवा पताका पनपे। हेमू के लिए बताया जाता है कि इसने मध्यकाल में एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। हेमू अपने आप को विक्रमादित्य मानता था भी। एक्चुअली में देखा जाए, अगला इतनी कैपेसिटी रखता है कि उसके पास साधन संपन्न कम होते हुए भी उसने अकबर जैसे
विशाल मुगल साम्राज्य की जो नींव बाबर ने स्थापित की थी, जिस नींव को हुमायूं ने पोषित किया था, उसको उखाड़ने का प्रयास करता है। इसलिए ये युद्ध भी भारतीयता का वर्सेज मुगलों का था, अकबर व हेमू का था। तीसरा युद्ध जिसके बारे में अपन बात करते हैं, ये युद्ध आपके चलता है। इस युद्ध की अपन बात करें, ये युद्ध हुआ था मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में लड़ा गया है, इसकी दो पार्टियां थी, एक तो था मराठे और सामने था अहमद शाह अब्दाली। अब बात यहाँ आ जाती है कि अब्दाली बीच में कहाँ से आ गया। इससे पूर्व आपने वीडियो में पढ़ा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल अस्त व्यस्त हो गया। बंगाल की जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। सीधी सी बात है, भारत में क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ है। हकीकत है 1707 के बाद में, 1707 के बाद में क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ। इन्हीं ताकतों में से कई ताकतें थी। अवध भी था, मैसूर भी था, सिख भी थे, मराठे भी थे, बंगाल भी था। आज अपन बात करते हैं अपने पश्चिमी तट पर स्थित महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहाँ की कम्युनिटी मराठा, जहाँ की कम्युनिटी क्या कहलाई है, मराठा। देखिए मराठी भी क्षत्रिय वंश का ही के पोषक रहे हैं और ये भी क्षत्रिय वंश से थे। मराठे जो हैं, इनकी पैदाइशी के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि मराठों का लेन देन अपने राजपुताने से ही माना गया है। हुआ क्या, 1538-39-40 के आसपास मेवाड़ के अंदर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था। जैसा कि आपको पूर्व में फर्स्ट ईयर में बताया गया है कि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जब छोटे थे तो वहाँ की जो सत्ता थी वो बनवीर के हाथों में चली गई थी। बनवीर से उदय सिंह को बचाने का जो प्रयास किया गया वो पन्ना धाय के द्वारा किया गया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था। उदय सिंह जिसका नन्ही हाल, जिसको अपनी भाषा में नांदेरा बोलते हैं, नन्ही हाल कोटा बूंदी के हाड़ा राजपूतों के यहाँ था। तो पन्ना धाय ने कैसे भी कर करा के उदय सिंह को बचा बुचू के वहाँ से मेवाड़ से निकला के और नन्ही हाल भेज दिया और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बनवीर जिसके बारे में कहा जाता है कि साहब वो शराब के नशे में आया और उसने चंदन का कत्ल कर दिया। हालांकि बनवीर की नज़रों में तो उदय सिंह का ही कत्ल हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कहानी कहाँ से घूम गई। पन्ना ने सारी कहानी को घुमा दिया। पन्ना इतिहास की वो शख्स है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान होते हुए देखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। अब साहब पन्ना ने उदय सिंह को बचा दिया। उदय सिंह बड़ा हो गया। नन्ही हाल वालों ने भी सेना तैयार कर ली। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अब नन्ही हाल वालों ने कहा कि भाई अब तेरा मेन जो जगह है वो तो मेवाड़ है, वहाँ पर एक आक्रांता का शासन चल रहा है, बनवीर वहाँ का मठाधीश बना हुआ बैठा है, तो तू जा वहाँ जाकर शासन कर। तो कुछ तो नन्ही हाल वालों की सेना थी, कुछ स्वाभिमानी ईमानदार लोग जो उदय सिंह को चाहते थे, जो मेवाड़ में थे, उन लोगों के उदय सिंह संपर्क में रहा और उसने आकर इसे मेवाड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह के लिए कहा जाता है कि उदय सिंह को वहाँ से भगा दिया गया। और बनवीर के लिए कहा जाता है कि बनवीर पर आक्रमण किया और उदय सिंह ने बनवीर को भगा दिया। और वो बनवीर जो था वो वहाँ से भगकर महाराष्ट्र से बढ़कर गुजरात मालवाड़ वाले रास्ते होते हुए महाराष्ट्र में पहुँच गया। यहाँ से मेवाड़ से निकलकर महाराष्ट्र में पहुँच गया और उसने जाकर महाराष्ट्र के अंदर अपनी कम्युनिटी बना ली और कम्युनिटी बनाकर उनको मराठों का क्षेत्र था और वो मराठा कहलाए। कह सकते हैं कि मराठों का लेन देन, मराठों की पैदाइशी के बारे में जो इतिहासकार बताते हैं कि इनका लेन देन राजस्थान के मेवाड़ से रहा है। मराठे महाराष्ट्र में हैं। मराठों की 4 शाखाएं हैं, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले। जैसे अपने राजपूताने में राजपूतों की शाखाएं प्रचलित हैं, राठौड़ वगैरह, जोधा, सिसोदिया, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मराठों की 4 शाखाएं हैं। मराठों के लिए कहा जाता है कि साहब मराठों का जो उदय हुआ है वो तो बनवीर के टाइम से ही माना जा रहा है, लेकिन मेन जो पावर है मराठों के पास, शिवाजी का दादा था कोणदेव, शिवाजी के पिताजी थे शहाजी भोसले। इन लोगों के बाद में धीरे धीरे मराठे ताकत के रूप में आ रहे हैं। और फिर आ गया शिवाजी। शिवाजी के आते तो आप सबको पता ही है, शिवाजी दी ग्रेट। शिवाजी ने वास्तव में छात्र धर्म का अनुसरण किया है, हिंदू धर्म की पूरी रक्षा की है,
और भारतीयता को प्रचारित करने का सफल प्रयास भी किया है। शिवाजी द ग्रेट मैन ऑफ मराठा। अब साहब 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। 1680 के आसपास शिवाजी इस लोक से परलोक चले गए थे। लेकिन शिवाजी जब तक थे तब तक उन्होंने मराठों के अंदर वो ताकत भर दी कि मराठे अब किसी के बाप से दबने वाले नहीं हैं। मराठे वास्तव में एक ही नंबर के निकले। छापामार युद्ध के तो बहुत बड़े योग्य थे। धीरे धीरे मराठों का साम्राज्य दक्षिण भारत में इधर दिल्ली तक मार करने लग गया, बंगाल तक मार करने लग गया, इधर सिंध वाला क्षेत्र है यहाँ तक मार करने लग गया। अपन कह सकते हैं कि इस समय अगर कोई ताकत है, क्षेत्रीय ताकत कोई है, तो वो साहब मराठे ही हैं। इधर दिल्ली केंद्रीय सत्ता 1707 के बाद में फ्लॉप, पतन, क्षेत्रीय ताकतें चल रही हैं, उन्हीं में मराठे बहुत आगे निकल गए। अब आप सबको पता है जो आगे निकलेगा उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। मराठे भी सीधी सी बात है अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने में लगे रहे, और ये मराठे आधुनिक काल के प्रारंभ में एक नंबर की ताकत के रूप में आ गए। अब सीधी सी बात है कि एक म्यान में एक ही तलवार रहेंगी। मराठे ऑलरेडी तलवार हैं, और एक अफगान ताकत जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, वो भारत में आक्रमण करने को आतुर है। अब अपन बात करें अब्दाली भारत में क्यों आना चाहता है, पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों लड़ना चाहता है? वो इसलिए लड़ना चाहता है कि उसको भारत की वस्तुओं पर, भारत के धर्म पर, भारत से जो धन है उसको प्राप्त करने पर उसकी नज़र है। क्योंकि अब्दाली का चाचा जिसका नाम था नादिर शाह, जो 1739 में भारत पर आक्रमण कर चुका था, उस नादिर शाह को खूब सारा धन यहाँ से मिला था। तो नादिर शाह को जो धन मिला है वो इतना धन था, बताया जाता है कि यथा संपत्ति मिली थी। तो नादिर शाह का भतीजा अहमद शाह अब्दाली उस युद्ध में साथ आया था। तो उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा आई कि मेरे चाचा को जब यहाँ से इतना धन मिल सकता है तो मैं अगर यहाँ आक्रमण करूँगा तो मुझे भी खूब सारा धन मिलेगा। भारत की जो मेन उस समय की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, एक तो था तख्त ए ताउस, जिसको आप मयूर सिंहासन बोलते हैं, और मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाया था। एक था अनमोल हीरा, कोहिनूर हीरा, वो भारत की संपत्ति थी, वो साहब नादिर शाह यहाँ से ले गया था। तो साहब 1761 तक भारत की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। मराठे इसमें आगे निकले, और इन्हीं मराठों ने पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली से लड़ा। अब साहब 1761 तक मराठे बहुत अच्छी स्थिति पे चले गए। पानीपत का युद्ध हो गया तो अंग्रेजों की भी नज़र भारत के सामने आ गई कि भारत में फूट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1761 का पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं जिनके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। देखिए 1761 का पहला कारण जो अपन बताते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण का अब्दाली पर प्रभाव रहा। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, खूब सारा धन यहाँ से लूटा, बहुत अच्छी जी वस्तुएं यहाँ से गई, अपना सारा धन चला गया। नादिर शाह उसके साथ आया था, अब्दाली नादिर शाह के साथ आया था। नादिर शाह और अब्दाली चाचा भतीजा है, अब्दाली भतीजा है। तो उसने देखा कि मेरे चाचा को यहाँ से इतनी संपत्ति मिली है तो मैं भी क्यों न जाऊं। तो उधर अफगानिस्तान के अंदर 1761 में नादिर शाह था, अब्दाली था, तो वो अब्दाली अपनी सेना लेकर भारत में आएगा। सीधी सी बात है, वो युद्ध करने के लिए भारत में आएगा। दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, मुगल दरबार में आंतरिक गतिरोध था, अपनी भाषा में कह सकते हैं कलह था, फूट थी, षड्यंत्र थी। जैसा कि आप सबको पता है, सीधी सी बात है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का विघटन ही स्टार्ट हो गया। और मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो मुगलों के अंदर ऐसा कोई दमदार शासक रहा नहीं जो सारे भारत को एक कर सके। भाई अकबर जब तक था तब तक ठीक था, उसके बाद में धीरे धीरे डावाडोल स्थिति रही, और 1707 में औरंगजेब इसको ले डूबता है। मुगल साम्राज्य का आंतरिक कलह था, तो अब्दाली मुगलों की तरफ से भी फ्री रहा। अब अब्दाली मुगलों की तरफ से फ्री रहेगा तो कमी के अंदर साहब भारत पर आक्रमण करेगा ही। मुगल साम्राज्य का विघटन हो चुका, तो ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता है नहीं जो अब्दाली को भारत में आने से रोक सके। और इसी समय बताया जाता है कि मुगल और मराठों की एक संधि भी हो गई। 1752 तक ऐसा 50-52 तक ऐसा बताया जाता है कि केंद्रीय सत्ता एकदम कमजोर थी। ये तो 1707 में हो गई केंद्रीय सत्ता एकदम से कमजोर। और मुगलों का शासक जो था वो था सफरगंज। 1752 के आसपास मुगलों का जो शासक था वो था सफरगंज। वो अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सका, इसलिए उसने मराठों के साथ संधि की, हाथ मिलाया कि हे मराठों, आप आकर मेरी सुरक्षा करो। बड़ी शर्म की बात है,
जो पूरे भारत की सुरक्षा करते थे मुगल, आज उनको सुरक्षा करने के लिए मराठों का सहारा लेना पड़ रहा है। और मराठों ने हाँ भर दी कि ठीक है भैया हम तेरी सुरक्षा करेंगे। तो साहब मराठे यहाँ से निकलकर दिल्ली तक पहुँच गए, केंद्र तक पहुँच गए, क्योंकि मुगलों ने उनको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया कि हमारी सुरक्षा करो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सफरगंज की सुरक्षा मुगल बादशाह जो नाम मात्र का था 1752 में, उसकी सुरक्षा का जिम्मा, उसका ठेका मराठों के यहाँ आ गया। मराठे यहाँ सुरक्षा के पैरी बनकर आए, लेकिन दिल्ली में राजनीति भी करने लगे। अब दिल्ली में राजनीति करने लगे तो दिल्ली में दो गुट बन गए, एक तो मराठों का गुट बन गया, एक ईमानदार मुगलों का गुट बन गया। ईमानदार मुगल थोड़ी चाहेंगे कि हमारा राजा किसी दूसरे की कठपुतली बना रहे। तो साहब वो गुट जो मराठों के विरुद्ध था वो जाकर अब्दाली के बाड़े में चला गया, अब्दाली के खेमे में चला गया, अब्दाली का सपोर्ट करने लग गया। तो ये गुटबंदी जो चली है ये भी साहब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के युद्ध का कारण बन जाती है। नजीब खां का अब्दाली को समर्थन। नजीब खां जो था वो दोआब सहारनपुर इस क्षेत्र का नवाब हुआ करता था और वो मराठों के साथ नहीं था। बताया जाता है कि नजीब खां के क्षेत्र में मराठे लूटमार किया करते थे। तो नजीब खां के और मराठों के बीच में आपस में तनातनी चलती थी और उस तनातनी का रिजल्ट ये निकला कि नजीब खां जो था वो अब्दाली के गुट में चला गया। नजीब खां को पता था कि मैं तो मराठों को जीत नहीं सकता, इनको हरा नहीं सकता, तो क्यों ने मैं किसी ऐसे बंदे का सपोर्ट लूं, साथ लूं या साथ दूं जो मराठों को हराए। नजीब खां है तो भारत का ही, लेकिन वो किसके खेमे में चला गया? अब्दाली के खेमे में चला गया। तो अब्दाली को भारत का रास्ता दिखाने के लिए नजीब खां ने अब्दाली की अंगुली पकड़ ली और भैया तू आ और इन मराठों से लड़ ताकि मेरा तो पीछा छूटे। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, जैसे मराठों की महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो उनके दुश्मन भी खूब रहेंगे। जो व्यक्ति आगे जाएगा उसके सैकड़ों दुश्मन हो जाएंगे। आगे की बात आती है युद्ध के जो कारणों की बात कर रहे हैं अपन, उसमें मराठों की विस्तारवादी नीति। देखो विस्तार, मराठे महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहेंगे, मराठे बाहर निकलना चाहेंगे। वो बाहर इसलिए निकलना चाहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात फिट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि शिवाजी जो थे उनके ऊपर देश व धर्म का अच्छा प्रभाव रहा है। माँ जीजाबाई उनको ऐतिहासिक कहानियाँ सुना कर तैयार किया था शिवाजी को। रामदास, तुकाराम, साहजी भोसले, दादा कोंडदेव शिवाजी के खुद के नाना थे जिनका नाम था लाखोजी जाधव, जो देवगिरी रियासत के थे। इन सब का अच्छा प्रभाव रहा शिवाजी पर। तो शिवाजी तो यही चाहेंगे कि मेरा राज दिन दूना चौगुना बढ़े। तो शिवाजी के आगे आने वाले, भाई शिवाजी तो 1680 में चले गए, लेकिन उनके आने वाले भी तो यही चाहेंगे ना कि हमारा राज दिन दूना रात चौगुना बढ़े। और इसी दिन दूना रात चौगुना बढ़े की पॉलिसी में विस्तारवाद चलता है, महत्वाकांक्षा चलती है। और इसी महत्वाकांक्षा के चलते मराठों ने अपने साम्राज्य को शिवाजी के आदेशों अनुसार, शिवाजी के कार्यों के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो सीधी सी बात है, अगर मराठे अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए नादिर शाह के साम्राज्य से टच होंगे, आमने सामने होंगे। और जहां साहब आमने सामने होंगे वहीं युद्ध होगा। और वहीं युद्ध हुआ है, जिस युद्ध का नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध। इसके अलावा अब्दाली की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो भी साहब काफी विचित्र थी। वो चाहता था कि भारत जैसे भूभाग से मैं अगर आक्रमण करता हूं, हालांकि अब्दाली यहाँ राज करने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ लूट खसोट करने के लिए है। वो चाहता है कि भारत जैसे भूभाग पर अगर मैं राज करूं तो साहब मैं इतना विशाल आक्रमण करूं तो मुझे खूब सारा धन मिलेगा और ये धन मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए काम में लूँगा। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, नादिर शाह और भी जो बाहर के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत से खूब सारा धन लिया है और वो धन इन लोगों ने के विकास के लिए खूब काम आया है। तो उसी अभिलाषा के अनुसार ये बंदा भी आएगा। तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी काफ़ी भारी थी, जो पानीपत के युद्ध का कारण बनती है। ऐसे करते करते मराठों के और आपका अब्दाली के बीच में तनातनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों के बीच में युद्ध स्वाभाविक था और दोनों के बीच में युद्ध का डायग्राम एक नंबर का तैयार हो गया। क्योंकि दोनों चाहते हैं, मराठे तो चाहते हैं कि हम भारत की सत्ता हमारे पास रखें, और अब्दाली चाहता है कि मैं भारत के ऊपर आक्रमण करके संपूर्ण भारत के गौरवमयी इतिहास का एक साक्षात बनूं, एक पहरी बनूं और भारत से खूब सारा धन लेऊं। इसलिए पानीपत के ग्राउंड पर 1761 में
सेना तैयार हो जाती है। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था और मराठों की तरफ से इस युद्ध का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था सदाशिव भाऊ। मराठों का जो प्रधान सेनापति था वो था सदाशिव भाऊ। एक तरफ वो था, दूसरी तरफ अब्दाली। सदाशिव भाऊ के साथ मराठों के अच्छे चुनिंदा उस समय के टॉप जो सेना नायक थे वो उसके साथ थे। मल्हार होलकर, जनकोजी सिंधिया, रामशेर बहादुर, जसवंत मोर, विश्वास राव आदियों का जो सिस्टम था वो भी था। और इसके अलावा एक मराठों के पास विशाल तोपखाना भी था। अब इधर अपन अब्दाली की बात करें, अब्दाली के पास भी खूब अच्छा सिस्टम था युद्ध का जो रण क्षेत्र में होना चाहिए। तो अब्दाली के पास एक तो स्वयं अब्दाली था, काबुली जो पैदल सेना उस समय अपनी एक छाप थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की जो सेना थी जिसको काबुली सेना कहा जाता है वो पैदल सेनाओं में चुनी हुई सेना थी, उसका एक नंबर का सिस्टम था। तो वो सेना भी उसके साथ थी। शाह पसंद की घुड़सेना, बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे शाह पसंद, तो उनकी सेना भी किसके साथ थी? अब्दाली के साथ थी। अब्दाली का बहुत अच्छा तोपखाना था। अब्दाली के पास हाफिज रहमत खां था। अब्दाली के पास नजीब खां जो भारत का था, रुहेलखंड वाले क्षेत्र का था, दोआब वाले क्षेत्र का था, वो भी तो उसी के खेमे में चला गया, वो था। तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध का रिजल्ट 1761 जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, इसका रिजल्ट भारत के पक्ष में नहीं आया, मराठों के पक्ष में नहीं आया। मराठे इस युद्ध में पराजित हो गए, भारत की सत्ता धूमिल सी हो गई। अंग्रेज तालियां बजा रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल प्राप्त कर लिया इनडायरेक्ट रूप से 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान। अब वो तालियां बजा रहे थे, अंग्रेजों का रास्ता क्लियर हो गया था। हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, अगर प्लासी के युद्ध में मराठे जीत जाते, मराठे विजय श्री मराठों को हाथ लग जाती, तो साहब अंग्रेजों के लिए भारत में राज करना 1% भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मराठे सर्वशक्तिमान बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य भारत के साथ रहा, क्योंकि भारत की जो राज व्यवस्था रही है, इतिहास रहा है, इसमें धोखा, कपट, छल हर चीज़ें चली हैं, जिसी के शिकार मराठे भी हुए और उसी का शिकार प्लासी के युद्ध के जो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया सिराजुद्दौला हुआ। नमस्ते, नेक्स्ट टुमारो।